अगर सुबह उठते ही पहला कदम जमीन पर रखने पे आपको एड़ी में असहनीय दर्द होता है, या कहीं थोड़ी देर आप बैठे हैं उसके बाद आप जब खड़े हो रहे हैं तो आपको एड़ी में दर्द होने लगता है, या दिन भर आपको एड़ी में थोड़ा थोड़ा दर्द बना रहता है और अधिक चल लेने पे या थोड़ी देर खड़े रहने पे वो दर्द एकदम असहनीय की तरफ बढ़ने लगता है, और आप इसका काफ़ी समय से इलाज करा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं। किसी ने आपको इंजेक्शन लगाने के लिए बोला, किसी ने आपको स्ट्रेचिंग करने के लिए बोला, किसी ने कोई और पद्धति से इलाज बताया। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए वीडियो और इसके इलाज से आपको फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक अरोड़ा है और मैं कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ एड़ी के दर्द के बारे में। एड़ी के दर्द के 4 कारण होते हैं। पहला होता है प्लैंटर fasciitis, दूसरा कैल्केनियल स्पर, तीसरा रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस, चौथा होता है एक्लिस टेंडाइटिस। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैल्केनियल स्पर और प्लैंटर fasciitis के बारे में। नेक्स्ट जो इसका वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं रेट्रोकैल्केनियल बर्साइटिस और एक्लिस टेंडाइटिस के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आप एड़ी के दर्द का इलाज घर में ही कैसे कर सकते हैं। किसी भी इलाज के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि उसका डायग्नोसिस आपका प्रॉपर बना हो। मैं आपको कई बार पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आपका डायग्नोसिस सही नहीं होगा तो आपका इलाज भी कभी सही नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप कैल्केनियल स्पर और प्लैंटर fasciitis में अपने घर में ही बैठ के कैसे डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपको ये कैल्केनियल स्पर की वजह से दर्द है या फिर आपको प्लैंटर fascia डेवलप हो गया है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि प्लैंटर fasciitis का और कैल्केनियल स्पर का दर्द कहाँ कहाँ पे होता है। अगर आपको प्लैंटर fasciitis है तो आपको दर्द जो ये एड़ी का अंदर वाला हिस्सा है इस हिस्से में दर्द होगा। जब भी आप यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे तो आपको काफ़ी दर्द की अनुभूति होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होगा। लेकिन अगर कैल्केनियल स्पर का दर्द है तो वो दर्द आपको एड़ी के बीचों बीच इस हिस्से में महसूस होगा। जब आप यहाँ पे दबाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्लैंटर fasciitis के बारे में। प्लैंटर fasciitis एक लिगामेंट होता है जो कि एड़ी यहाँ से शुरू होके उंगली के हर हिस्से में जुड़ा रहता है। ये पैर की इस आर्च को बनाने का काम करता है। तो जब भी इस लिगामेंट में किसी भी वजह से सूजन आ जाती है या इसमें नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो जाता है तो आपको प्लैंटर fasciitis के लक्षण सामने आते हैं। प्लैंटर fasciitis का सबसे जो पहला लक्षण है कि आपको यहाँ पे ऐसे दबाने पे दर्द महसूस होगा। दूसरा, जब आप सुबह पहला कदम जमीन पर रखेंगे तो आपको काफ़ी असहनीय दर्द होगा, लेकिन जब आप थोड़ी देर चल लेंगे तो आपका दर्द धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। प्लैंटर fasciitis के कुछ पेशेंट्स को पेन यहाँ पे होने के अलावा उन्हें यहाँ बीच में और यहाँ पे जो बड़ा अंगूठा है पैरों का उसके पास भी कई पेशेंट्स को दर्द होता है। अगला जो लक्षण है कि अगर आप कहीं बहुत देर तक बैठ गए हैं उसके बाद जब आप अचानक खड़े होते हैं तो आपको यहाँ पे फिर से दर्द होगा, लेकिन फिर से वो चलने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन कैल्केनियल स्पर का जो दर्द है, सुबह जब आप पहला कदम रखते हैं तो आपको काफ़ी देर दर्द करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। आपको इस हिस्से में एक डल सा दर्द जो है हमेशा बना रहेगा। आप जितना ज़्यादा चलेंगे उतना ज़्यादा ये दर्द आपका बढ़ेगा। खड़े रहने पे भी ये दर्द बढ़ता है, मतलब चलने और खड़े रहने से इस दर्द में कोई आराम नहीं आता। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है आपका कैल्केनियल स्पर और प्लैंटर fasciitis के बीच में। आइए अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। प्लैंटर fascia का घर में ही इलाज करने के लिए सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है प्लैंटर fascia की स्ट्रेचिंग। इसके लिए ऐसे किसी हाइटेड सतह पर बैठ जाए क्रॉस लेग। उसके बाद अपने हाथों से पहले 5 उंगलियों को पकड़ लें। 5 उंगलियों को पकड़ने के बाद पैर से कोई ताकत नहीं लगानी है आपको। 5 उंगलियों से को पकड़ने के बाद अपने हाथ को इस तरह से आप ताकत लगाएं ताकि जो आपका जो प्लैंटर fascia है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो सके। ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है आपको, हल्की सी ताकत भी सफिशिएंट है। इसको 30 सेकंड तक होल्ड के करें और 4 बार रिपीट करें। इस एक्सरसाइज के बाद उसी हाथ को थोड़ा सा नीचे रख के यहाँ पे पकड़ के पूरे पंजे को स्ट्रेच करें। जब आप पंजे को स्ट्रेच करेंगे ध्यान रखना है आपको कि पैरों से कोई ताकत नहीं लगानी है, पूरी ताकत जो है आपकी हाथों से लगेगी। इसे भी आप 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें और उसके बाद छोड़ दें, और इसको भी आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है। ध्यान देना है कि ओवर एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करना है, मतलब दिन भर बैठ के आपको यही नहीं करते रहना है। एक बार सुबह कीजिए, एक बार शाम को कीजिए। ये था एक तरीका। अब मैं आपको अगला तरीका बताता हूँ। प्लैंटर fascia को आप इस तरह से बैठ के भी स्ट्रेच कर सकते हैं। पहले दोनों पैरों को पलंग के ऊपर करके बैठ जाएं, फिर एक कोई टॉवेल या बेडशीट लेके
उसे पैर के पंजों के पास रखें। पैर के पंजों के पास रखने के बाद बिना पैर से ताकत लगाए दोनों हाथ से पंजों को पहले अपनी तरफ खींचिए। इस पोजीशन से भी आप प्लैंटर fascia को अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करने के बाद 30 सेकंड तक होल्ड करके रखिए और फिर धीरे से छोड़ दीजिए। इसे भी 4 से 5 बार रिपीट करें। इस एक्सरसाइज से आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका प्लैंटर fascia भी स्ट्रेच होगा, दूसरा जो आपकी काफ मसल्स हैं, जो पैर के पीछे की ये वाली मसल्स होती हैं, ये भी स्ट्रेच होंगी। कई बार इनकी शॉर्टनिंग की वजह से भी आप प्लैंटर fascia के लक्षण सामने आते हैं। ये तो हो गई आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बाद आती है अगली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, मतलब पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने की एक्सरसाइजेस। उसके बाद पैर की जो मांसपेशियां जिन्हें इंट्रिंसिक मसल्स कहते हैं, उन्हें मजबूत बनाने के लिए इस तरह से पलंग पे बैठ जाए। आप चाहे तो ऐसा कोई कपड़ा रख सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्ट बेडशीट पे भी कर सकते हैं। ऐसे पैर रखने के बाद अपने पैर की उंगलियों से इस बेडशीट को समेटने की कोशिश कीजिए, एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। जब आप इन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो पैर की मांसपेशियां इंट्रिंसिक मसल्स वो भी मजबूत होंगी, साथ ही फेशिया में से भी थोड़ा सा लोड कम होगा, जिसकी वजह से आपको दर्द में राहत आएगी। उसके बाद है आइस बॉटल से अपने पैरों की सिकाई करना। आप इस तरह से कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले सकते हैं, पानी की बोतल ले सकते हैं, उसे ओवरनाइट फ्रिज में रख दें ताकि उसके अंदर पूरी बर्फ जम जाए। उसके बाद किसी कुर्सी में बैठ के बॉटल को इस तरह से जमीन पर रख लें और जिस पैर में आपको दर्द है उसकी सबसे पहले एड़ी उस बॉटल के ऊपर रखें। फिर एड़ी से दबाते हुए बॉटल को इस तरह से रोल करें, फिर आगे की तरह रोल करें, फिर से पीछे की तरफ रोल करेंगे, फिर से आगे की तरफ रोल करेंगे। ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा वजन देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ इतना ही वजन देना है जिससे आपको एक मसाज का अनुभव, साथ में जो कोल्ड टेम्परेचर है उसका भी आपको फील आए। इससे आपका जो प्लैंटर fascia है वो ढीला भी पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी भी बढ़ेगी, साथ में जो उसमें सूजन आ गई है, जो डैमेज हो गया है, उसको भी हीलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। आइए अब बात करते हैं कैल्केनियल स्पर की। सबसे पहले ये समझिए कि कैल्केनियल स्पर होता क्यों है। जब भी हम कभी खाली पैर चलते हैं या फिर किसी अनइवन सरफेस पर चल रहे हैं, या हमारी जो सोल है, जो तलवे का, जो जूते का, जो या चप्पल का सोल है वो काफ़ी पतला है, तो चलते चलते कई वक्त कोई हल्का सा पत्थर लग जाता है या कुछ और हमें गड़ जाता है, तो उससे हमें एक समय के लिए बहुत तेज दर्द की अनुभूति होती है। वो दर्द कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है, लेकिन वहाँ पे एक डैमेज हो चुका है। तो उस डैमेज को मजबूत करने के लिए बॉडी जो है वहाँ पे कैल्शियम को डिपॉजिट करने लगती है, जिसकी वजह से एक हड्डी में से, कैल्केनियम बोन में से नोक से निकल आती है, जिसे कैल्केनियल स्पर कहते हैं। लेकिन कैल्केनियल स्पर का जो दर्द है वो बहुत रेयर होता है। मतलब जो 20 लोग जिनको एडी का दर्द है उसमें से किसी एक ही व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसको कि कैल्केनियल स्पर की वजह से दर्द हो रहा है। कैल्केनियल स्पर का जो सबसे अच्छा इलाज है, नॉन इन्वेजिव जो ट्रीटमेंट है, वो है फिजियोथेरेपी की अल्ट्रासाउंड मशीन। आप अपने नियरेस्ट जो नज़दीकी जो फिजियोथेरेपी सेंटर है वहाँ पे जाके अल्ट्रासाउंड ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जितनी एक्सरसाइजेस मैंने प्लैंटर fasciitis के लिए बताई हैं, आप इन्हें भी चालू कर सकते हैं, जिससे कि आपके पैर की मांसपेशियां मजबूत बनेंगी, प्लैंटर fascia थोड़ा सा ढीला होगा और आपको दर्द में भी राहत मिलेगी। अगर आपको अल्ट्रासाउंड के बाद भी दर्द नहीं जा रहा है तो आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। वो एक लास्ट ऑप्शन रहता है, लेकिन बहुत रेयरली इस टाइप की सर्जरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बॉडी और अल्ट्रासाउंड और ये एक्सरसाइजेस खुद ही इस दर्द को ठीक कर लेती हैं। अब एक ऐसे सवाल की बात करते हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में काफ़ी लंबे समय से है। कई बार क्या होता है कि काफ़ी समय से एड़ी के दर्द का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो फिर फाइनली एक सलाह मिलती है हमें डॉक्टर्स के द्वारा कि एड़ी में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। एड़ी में इंजेक्शन 2 टाइप के लगते हैं। पहला होता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन, दूसरा होता है पीआरपी का इंजेक्शन। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जितने भी इंजेक्शन है ये सबसे लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द है कि आप एकदम एक कदम भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, आप फिजियोथेरेपी तक के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तभी इन इंजेक्शंस को लगाएं, क्योंकि इनके फायदों के साथ इनके नुकसान भी। सबसे पहले बात करते हैं स्टेरॉइड इंजेक्शन की। स्टेरॉइड का इंजेक्शन मेरे हिसाब से, पर्सनल मेरा मानना है कि आपको एडी में कभी भी नहीं लगवाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है इमीडिएटली इससे आपको दर्द में राहत मिल जाए, बट ये कितना सस्टेनेबल है, मतलब कितने लंबे समय तक आपको वो राहत रहेगी, इसका कुछ पता नहीं होता है किसी को भी। कुछ पेशेंट्स को इंजेक्शन लगने के बाद सालों साल तक दर्द नहीं होता है, कुछ पेशेंट्स को एक दिन बाद दर्द चालू हो जाता है, कुछ पेशेंट्स को 1 महीने बाद, कुछ पेशेंट्स को 1 साल बाद। मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि किस पेशेंट को ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन फायदा करेगा, किस पेशेंट को ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा। दूसरा,
जब भी हम एडी में स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं तो वहाँ पे जो कैल्किनियम बोन का जो कैल्शियम है वो कम होने लगता है। स्टेरॉइड की एक खासियत होती है कि वो बॉडी से कैल्शियम को डिप्लीट करता है, निकालता जाता है, इससे हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं। इस इंजेक्शन की वजह से आप क्रॉनिक पेन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए स्टेरॉइड के इंजेक्शन तो कंप्लीटली अवॉइड करना है। अब रही पीआरपी के इंजेक्शन की बात, सेफ है, स्टेरॉइड के इंजेक्शन से तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है, लेकिन उनका इस्तेमाल भी आपको तभी करना है जब बाकी आपके सारे जो ट्रीटमेंट मेजर्स हैं वो फेल हो चुके हैं। सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। इलाज के साथ साथ हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप पर्टिकुलर मस्कुलर स्केलेटल डिजीज में अगर उसकी सावधानियां नहीं रखेंगे तो इलाज किसी काम का नहीं रह जाता है। जैसे कैल्किनियल स्पर या प्लैंटार fasciitis के केस में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप उसे री इंजरी या री ट्रॉमा से बचाएं। अगर आपका जॉब स्टैंडिंग जॉब है या आपके जॉब में आपको उबड़ खाबड़ पे चलना है या आपको काफ़ी देर खड़ा रहना है तो आपको ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे प्लैंटार fascia साथ में स्पर पे भी लोड कम पड़े। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है सॉफ्ट सोल के जूते या चप्पल पहनना। सॉफ्ट सोल के जूते या चप्पल में कोई ब्रांड ऐसा विशेष नहीं है, कोई ऑर्थोपेडिक शूज ऐसे विशेष नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने बॉडी के वजन के हिसाब से, अपनी दिनचर्या के हिसाब से कोई भी अच्छा सा सॉफ्ट सोल का एक जूता खरीदिए या चप्पल खरीदिए और उसे पहनिए। किसी पर्टिकुलर ब्रांड की आपको इसके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा, जैसे आप प्लांट में काम करते हैं, यहाँ पे आपको मैंडेटरी है कि आपको सेफ्टी शूज ही पहनना है, तो उसके केस में बाजार में मार्केट में सिलिकॉन शू इंसोल्स अवेलेबल हैं, सिलिकॉन के हील इंसोल्स अवेलेबल हैं, सिलिकॉन के फुल इंसोल्स भी अवेलेबल हैं। मतलब दो टाइप के सिलिकॉन के इंसोल्स आते हैं, जो एक पूरे पैर को कवर करते हैं, दूसरा फिर जो सिलिकॉन का जो फैट पैड रहता है वो खाली एड़ी को कवर करता है। तो आप उनका इस्तेमाल करिए, उन्हें हमेशा लगा के रखिए। इससे आपकी जो प्लैंटार fascia का जो इंसर्शन पॉइंट है उस पर लोड नहीं पड़ेगा, कैल्किनियल स्पर पे आपको लोड नहीं पड़ेगा। इससे आपको दोबारा दर्द होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। एक्सरसाइज हमेशा दोनों पैर के लिए करें। एक विशेष सावधानी और जो आपको रखनी है वो ये कि अगर आपको एक पैर में दर्द है तो दूसरे पैर पे ज़्यादा देर वजन देके खड़े ना हो, क्योंकि संभावना है कि अगर आपको एक पैर में दर्द है तो दूसरे पैर में भी आपको दर्द चालू हो सकता है। ये सब सावधानियां बरतिए, एक्सरसाइज को ठीक से करिए। अगर एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। जब भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि उसके डिटेल में पूछिए, साफ भाषा में पूछिए। इंग्लिश में पूछना इंग्लिश में पूछिए, हिंदी में पूछना हिंदी में पूछिए, लेकिन सही तरीके से पूछिए। कई क्वेश्चन तो मुझे अपनी वीडियोस में समझ ही नहीं आते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं, या कुछ लोग सिर्फ एक लाइन का लिख के भेज देते हैं। जैसे sciatica के वीडियोस में मेरे साथ हुआ था कि मुझे sciatica का पेन है, लेकिन सिर्फ एक इस लाइन से मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा। मुझे ये जानना जरूरी होगा कि आपको कब से है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका वजन क्या है, आपकी एज क्या है, आपने कुछ एक्सरे एमआरआई कराया है तो वो भी शेयर करें। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चंस को साफ सुथरी भाषा में पूछें और अपनी पूरी डिटेल मेरे साथ शेयर करें, तभी मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ।